दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रुक्मणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट 14, जिसमें हूबहू जैसा कि पेट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर आधारित ये श्रृंखला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सूचना आपको तत्काल मिलती रहे और अन्य अभ्यर्थियों का भी भला हो सके। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको याद कराया जाता है। वैसे तो किताब में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन किताबें बोलती तो है नहीं, इसलिए इस वीडियो को देखने पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फास्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा और एक ही प्लेटफार्म पर आपको समस्त जो है पैटर्न सेट मिल जाएंगे। तो वीडियो का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से 10 तक का टो सीरीज की श्रृंखला द्वारा जो प्रकाशित किया गया है उसको भी अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा जो प्रकाशित बुक है वो अभी चल रहा है, जिसमें 1 से 14 तक का हो गया है और आगे ये उम्मीद है कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट आपको जो है कंटिन्यू कराए जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का सेट प्रैक्टिस सेट जो हमारा है वो है 14 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कौन सुमेलित नहीं है, इसका है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन दिया गया है, ये शुंग है, विदिशा और कदम्ब दिया है, बनवासी, सातवाहन प्रतिष्ठान है और चंदेल उज्जैन है। तो दोस्तों इसमें चंदेल जो है ये सुमेलित नहीं है। कौन सा? इसमें डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो चंदेल का है, चंदेल का ये महोबा होता है, महोबा होगा, चंदेल का दोस्तों महोबा होगा। उज्जैन दिया है तो गलत है, अर्थात ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें दिया गया है अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख की अगर बात करते हैं तो उसमें जो तीवर नाम का पुत्र था उसका उल्लेख है और एक इसकी पत्नी है जिसका नाम है करवाकी, पत्नी का नाम करवाकी है, उनका भी उल्लेख है और तीवर जो पुत्र है उनका उल्लेख है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर देखते हैं। तो यह है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो व्यक्ति था वो कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों हो जाएगा आपका सही जवाब इसका हो जाएगा ये सुभद्र था। ये ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अर्थात इसमें जो अंतिम वर्ष में ये कुशीनगर चले गए और वहाँ पर जो है सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया, अंतिम समय में कुशीनगर चले गए और वहाँ सुभद्र को जो है अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। यदि अभिलेख से ज्ञात होता है कि क्षमा करना, कहता है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध कर दिया था? तो दोस्तों ये प्रथम शिलालेख से ये पता चलता है, प्रथम शिलालेख जो था इससे पता चलता है कि इससे जो है ये अशोक ने इस शिलालेख से अर्थात प्रथम शिलालेख से जो है पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ये है कि सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात कर्नाटक का गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन है? ये है हरदेकर मंजप्पा। हरदेकर मंजप्पा जो है ये कर्नाटक के गांधी नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया है निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? ऑप्शन में है काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ और ए और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो काशी विद्यापीठ भी है, अर्थात ये ऑप्शन भी है, और सी ऑप्शन भी है जो बिहार विद्यापीठ है, अर्थात ये दोनों हो जाएंगे। तो ए और सी जो दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो फ्रेश तौर पे इसको देखें तो ए और सी दोनों है, अर्थात ए और सी दोनों है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और महात्मा गांधी। तो मित्रों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पत्रकार थे जो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी जो विभाजन परिषद में कौन सी भारतीय शामिल थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद थी उसमें कौन भारतीय शामिल थे। तो दोस्तों वो भारतीय थे जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 10। अब प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया है वंदे मातरम का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों वंदे मातरम का जो संपादन किया गया था वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसके प्रकाशन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो प्रकाशन किया गया था, प्रकाशन जो इसका था ये 1906 ईस्वी में था। और कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। कलकत्ता इसका सही जवाब, कलकत्ता से हुआ था। तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब 11 नंबर की बात कर लेते हैं। तो दिया गया है 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श उपयुक्त जो है जलवायु है। जो 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है। तो दोस्तों वो चाय के लिए आदर्श जलवायु है। किसके लिए है? चाय के लिए है। अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। नहीं पूछा गया है। तो इस संदर्भ में जो चीका है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ये निगेटिव में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करें अगर तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। आ जाते हैं 14 नंबर पे चलते हैं पहले। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है। अर्थात एंटीमनी उस राज्य में जो है उसका उत्पादन होता है। तो वो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। अब 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु दोस्तों कैसी है? तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। अर्थात भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषित की गई थी वो किस सन में घोषित की गई थी। तो दोस्तों वो की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये दोस्तों नेक्स्ट है 17 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो थे राजकृष्ण। कौन थे? वो थे राजकृष्ण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा था अगला क्वेश्चन तो है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों वो जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है। तो कौन सा संबंध होता है? तो संबंध की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी में दिया है ये आय है। आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत। जो एक व्यक्ति का आय होता है उसमें वो उपभोग करता है और उसके बाद बचत भी करता है। तो उपभोग और प्लस बचत मिला करके जो होता है ये उसका आय हो जाता है। अर्थात वो व्यय भी करेगा, उपयोग करेगा तो व्यय करेगा और बचत करेगा तो आय के बराबर होता है। चलिए फिलहाल इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। अब 20 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो क्षेत्र पाया जाता है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और भारत का जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो चावल है। अर्थात भारत में अधिक मात्रा में चावल जो है खाया जाता है। तो ये मुख्य पदार्थ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। तो ये कहता है किसने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है।
राजनीतिक धर्म से रहित नहीं तो किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। गांधी जी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जनमत है। जनमत जो है क्या है? तो जनमत दोस्तों है वो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित एक राय है। तर्क संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित एक राय है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो जनमत ये है। प्रश्न बहुत छोटा है, उत्तर बहुत बड़ा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आते हैं 23 नंबर पर। तो 23 नंबर कहता है संविधान का कौन सा संशोधन, संविधान का कौन सा संशोधन ये राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दोस्तों दल बदल से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका कौन सा है? ये 52वां जो है संशोधन है। कौन सा संशोधन है? तो 52वां संशोधन ये है, जो कि राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर कहता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका भाग जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात भाग सेकंड है। कौन सा भाग है? भाग सेकंड है। ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर अगर देखते हैं तो ये कहता है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ भरना है कि अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये काका कालेलकर जो है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। यहाँ काका कालेलकर भरा जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो मित्रों आता है 26 नंबर क्वेश्चन। अब 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड दो सूची दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है आपस में। तो एक फर्स्ट इधर दिया है, सेकंड इधर दिया है। अब इसको मिलान कर लेते हैं। तो जो कटल फिश होता है दोस्तों, कटल फिश की अगर बात करें तो ये किस संघ का प्राणी है? तो ये मोलस्का है, जिसमें घोंघा सीपी होता है। तो ये मोलस्का संघ का प्राणी है। और दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा आता है सिल्वर फिश, जो कि ये कीड़ा वर्ग का है। और तीसरा आता है ब्लैक फिश। तो ब्लैक फिश की बात करें तो ये आपका दोस्तों मत्स्य वर्ग में आता है। और चौथा जो आता है डी वाला, ये स्तनधारी में आता है। तो फिलहाल इसका सुविधा की दृष्टि से अगर लिखें ए बी सी और डी लिख लेते हैं तो इसमें ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा पहला 1 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का जो हो जाएगा तीसरा, अर्थात 41 और 23। अब देखते हैं कि 41 और 23 जिसमें मिलेगा वही हो जाएगा। तो 41 और 23 किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में मिल रहा है। ये सुविधा की दृष्टि से बहुत आसानी से लग जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो चित्र जो बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वो वस्तु पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, अर्थात जो ओरिजिनल वस्तु होगी उससे वो छोटा होगा और वो उल्टा भी होगा। अगर इस तरह का बना है तो यहाँ जब आएगा, 1 मिनट फिर से इसको समझा दे रहे हैं, अगर इस तरह बना हुआ है बड़ा तो यहाँ उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। तो इस प्रकार चित्र अगर बना है तो इस प्रकार जो बनेगा यही इसमें दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण दोस्तों होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर कहता है, 29 नंबर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर। तो ये कहता है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें उनकी आवृत्ति जो होती है वो अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर दोस्तों ये मैथमेटिकल पोर्शन से दिया गया है, मैथ से लिया गया है। तो मैथ को इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा ये 31 नंबर प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। तो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में, तो दोस्तों अगर आरोही की बात करें तो आरोही क्रम जो होता है वो छोटे से लेकर बड़ा, इस तरह का डायग्राम अगर बनाएं तो ये माना जाएगा पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम की अगर बात करें तो ये इस तरह का डायग्राम बना देते हैं। तो ये सबसे बड़ा, उससे फिर क्या छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एट लास्ट में सबसे छोटा। तो आरोही में क्या होता है कि छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ जाते हैं, और अवरोही में होता है सबसे पहले बड़ा संख्या, उसके बाद सबसे छोटा। तो इस तरह ये डायग्राम के माध्यम से बना दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखना है तो ये 2 बटा दिया गया है, इसमें 2-3 मान दिए गए हैं।
तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए ए ऑप्शन को लेकर ही चलते हैं। तो 2/3 को अगर हल करेंगे हम, यहाँ करते हैं, तो 2/3 को अगर हल करेंगे दोस्तों, तो इसका मान जो हो जाएगा ये 0.67 हो जाएगा, ये 0.67 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 3/4 को हल करते हैं, तो 3/4 अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.75, अर्थात 0 लगा देंगे। और इसी प्रकार अगर देखते हैं तो हमारा जो 4/5 है, अर्थात 4/5 को अगर हल करते हैं, तो इसका जो मान आएगा 0.8 आ जाएगा। और इसी क्रम में अगर देखते हैं दोस्तों, तो 1/2 लास्ट में दिया गया है, तो इसका मान जो आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा, अर्थात आधा आ जाएगा। अब देखना है कि इसमें पूछा गया है, इसमें सवाल दिया गया है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले लिखना है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उससे ऐसे जाना है। तो इसका जो मान के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे बड़ा संख्या जो हो जाएगा ये 0.80 हो जाएगा, अर्थात ये 4/5 पहले होगा। तो 4/5 पहले लिखते हैं, तो 4/5 यहाँ पहले लिख लिए। उसके बाद फिर कहता है इससे बड़ा जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। 75 का मतलब 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों ये 67 वाला होगा, अर्थात 2/3 होगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 1/2 वाला हो जाएगा, 1/2 वाला हो जाएगा। अब देखते हैं 4/3 और 3/4 और 2/3 और 1/2, अर्थात इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले उसके मान को निकाल देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रख देते हैं। तो ये सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। ये अंक दिए गए हैं, अब इनके औसत हमको निकालने हैं। तो जो अंकों का औसत होता है वो कुल अंकों का योग होता है, अर्थात यहाँ से ले करके और इतना जो दिया गया है इसका योग है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि इसको काउंट कर लेते हैं कि कितनी संख्याएँ दी गई हैं। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो अंकों का औसत होता है, अर्थात अंकों का औसत होता है, अंकों का औसत बराबर होता है, ये होता है कुल अंकों का योग होता है, और बटा होता है कुल संख्या कितनी है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, अर्थात कुल संख्या जो दी गई है वो 15 दी गई है। अब क्या करते हैं, इनको ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये 15 कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 9 1 10 2 12 12 8 20 20 और 4 24 24 2 26 26 और 6 32 32 और 2 ये हो जाएगा 34 34 और 6 40 हो जाएगा, 2 42 42 और 8 हो जाएगा 50 50 और 2 52 हो जाएगा, अर्थात यहाँ बराबर लगा के लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब कैरी आया 5 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 3 20 21 21 और 5 हो जाएगा 26 26 6 32 हो जाएगा, 32 और 4 36 हो जाएगा, 36 5 41 हो जाएगा, 41 और 4 हो जाएगा 45 45 और 9 दोस्तों हो जाएगा 54 54 और 4 58 हो जाएगा, 58 और 4 62 हो जाएगा, 58 और 4 62 हो जाएगा, 62 और 9 देखते हैं तो ये हो जाएगा 71 71 और 6 हो जाएगा 77 और 77 और 5 हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 82। अर्थात इसका जो मान आ गया ये जोड़ने पर हमारा कितना आ गया, ये दोस्तों आ गया ये 822 आ गया, 822 आ गया। और नीचे 15 से भाग कर देना है। तो 822 को 15 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ भाग कर लेते हैं जनरल से, तो ये 15 हो गया, ये 822 लिख लेते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो इसमें काटने पर क्या मिलता है हमको, पहले ये हो जाए 15 5 75 हो जाएगा, 75 में से अगर 82 में से 75 घटा लेंगे तो ये बचेगा 7, ये 2 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 60, ये 72 हो गया। अब 72 इसका देख लेते हैं, तो 15 चौका जो है 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यहाँ 60 72 में से 60 निकालेंगे तो बचेगा 12, और दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए तो 120 हो गया। अब ये हो जाएगा 15 8 120, 15 8 जो है 120 हो जाएगा। तो ये 54.8 हो जाएगा, 54.8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है, तो 54.8 जो दिया गया है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 33 नंबर। अब दोस्तों 33 नंबर कहता है कि सरल करें, तो सरल कर देना है। तो इसमें दिया गया है a के पावर 4 और भाग करके दिया है a के पावर -3 और गुणे a के पावर 7 दिया है बराबर, इसको निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे a के पावर 4 बटा लिखेंगे। अब चूँकि ये माइनस में दिया गया है तो 1 बटा अगर a के पावर 3 लिखेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है
गुणे फिर दिया है a की पावर 7। अब चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये की पावर 4, अब ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ गुणे पे आ जाएगा ये पावर 3 और गुणे ये पावर 7। अब इसके पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 3 7 और 7 14, अर्थात ये के पावर 14 आ जाएगा। और ये के पावर 14 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये 34 नंबर है। अगला 34 नंबर क्या कहता है देखते हैं। तो 34 नंबर कहता है दोस्तों कि एक कक्षा में 35, क्षमा करना, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है 63 है, और 2 छात्र और हैं जिनका औसत है 85.5 है। इसमें जोड़ दिया जाए तो नया जो कक्षा में औसत मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 35 का निकालते हैं। तो ये जो 35 छात्र हैं, यानी 35 छात्रों का जो औसत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। और 63 गुणे 35 जो हम निकालेंगे, गुणा करेंगे इसको, तो इसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 2205, 2205 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2 छात्र और जोड़ लिए। तो 2 छात्र का जो है, एक छात्र का अगर जो इसका औसत आया है वो 85.5 गुणे 2 कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 171, 171 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 और 1 6 हो गया, और ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद में ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, यानी 2376 हो गया। ये 2376 आपका आ गया। तो यहाँ लिखते हैं 2376। उसके बाद में फिर ये कहता है कि 35 तो पहले थे और 2 और आ गए, तो ये हो गए टोटल में 37। अब 2376 को 37 से अगर भाग कर देते हैं, अगर इस तरह भाग करते हैं दोस्तों, तो ये लगभग जो मान आ जाएगा हमारा, ये मान जो आएगा वो 64.20 के आसपास आएगा। 64.20 जो है आपका ऑप्शन ये में दिया गया है, ऑप्शन ये में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 35 नंबर। ये कहता है 60 का 15% यहाँ भरना है और 45% के बराबर है। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो 60 का मतलब होता है गुणा, और 15 बटा हो जाएगा 100, और बराबर हो जाएगा फिर 45 का पूछ रहा है। तो 100 गुणे 45%, यानी 1 गुणे 45 बटा 100। अब 100 को 100 से उड़ा दीजिए। एक तरफ तो बचा 60 गुणे 15, और दूसरी तरफ बचा x और गुणे 45। तो क्या करते हैं, इस 45 को यहाँ ले आते हैं, नीचे कर देते हैं इसको। अब इसको काट लेते हैं। तो 15 का नम 15 3 45, 3 का नम 3, और 3 दूनी 6 और 0, अर्थात कुल मिला के 20 आ गया। x का मान जो आ गया वो 20 आ गया। 20 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो 20% में दिया गया, प्रतिशत में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, तो दोस्तों ये रहे मैथ के पोर्शन जो कि समाप्त हो गए। 5 क्वेश्चन आता है और 5 ये दिया गया था, तो 5 पूरा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट में दिया 36 नंबर, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त सब चुनिए। तो क्या कहलाता है, तो ज्ञानी तो होता नहीं, संज्ञान तो होता नहीं, अज्ञानी तो होता नहीं, कूप मंडूप होता है। ये अक्सर बोला जाता है कि जो जिसका वहीं तक ज्ञान होता है उसको कहते हैं कूप मंडूक, यानी कि कुएँ का मेढक। कुएँ का मेढक क्या करता है कि कुएँ में ही सारी चीज़ें देखता है, वहीं रहता है, सब कुछ उसको उतना ही ज्ञान होता है, बाहरी ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, कूप मंडूप। कूप मंडूप इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये देखते हैं। तो ये है 37 नंबर। 37 नंबर कहता है कि मुँह की खाना मुहावरा का अर्थ है। मुँह की खाना मुहावरा का क्या अर्थ है, तो इसका होता है पराजित होना। अक्सर लोग अपमानित होना भी लगा देंगे, तो अपमानित होना जो है गलत है, अपमानित होना ये गलत हो जाएगा, पराजित होना जाएगा। मुँह की खाना मतलब होता है पराजित होना। तो ये डी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर। 38 नंबर कहता है दोस्तों, 38 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि तुरीण शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। तुरीण शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा, वो निसंग होगा, वो निसंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर। ये कहता है मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो मधुर शब्द का जो सटीक है वो कटु है। कटु माने कड़वा और मधुर मतलब मीठा। तो इसका जो विलोम हो जाएगा कटु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब लो नसानी अब ना नसइयों पद तुलसीदास की किस कृति से है।
तो ये कृति का नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, विनय पत्रिका से ये पंक्ति ली गई है। अब आते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पर। तो इंग्लिश वाला पैसेज दिया गया है, पैसेज को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा है, अक्सर पैसेज बड़े बड़े मिल जाते हैं। तो ये है, इफ़ दिस इज सो, इफ़ दी रीड ए बुक एज इज शुड बी रीड कॉल फॉर दी रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन इनसाइड दी जजमेंट, यू मे परहैप्स conclude that literature is very complex art and that it is the unlikely that we shall be able even after a lifetime of reading to make any valuable contribution to the certism. We must remain readers. We shall not put on the further glory that belongs to those rare beings who are आल्सो क्राइटिस है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर। तो ये पैसेज के आधार पर उत्तर देने हैं। तो दिया गया दोस्तों, व्हाट इज ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, ये है दोस्तों, दी एंटोनिम्स ऑफ कंक्लूड का एंटोनिम्स बताना है। तो ये हो जाएगा इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉमन सेंस। ये हो जाएगा कॉमन्स हो जाएगा, कॉमन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर। तो 43 से पहले एक सूचना दी गई है, 43 और 44 में फिल इन दी ब्लैंक्स, ये खाली स्थान भरना है, सुइटेबल वर्ड गिवन इन दी ऑप्शन, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 43 नंबर कहता है। तो दोस्तों ये 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये है, दी मैच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, यहाँ भरना है, इट हैज़ बीन रिमेनिंग आउटसाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बिकॉज हो जाएगा, यहाँ भर देंगे बिकॉज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये है, ये क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, हाँ तो 44 भाई, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दिस इज द बॉय, यहाँ भरना है, ये पेरेंट्स हैव डेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुज। दिस इज ए बॉय हुज, मतलब जिसके पिताजी जो क्या है, इसके पेरेंट क्या है, डेड हो गए, मृत हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 45 नंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, लीव दिस रूम, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन दी सेंटेंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं, रीजनिंग के पोर्शन से सवाल दिए गए हैं। तो रीजनिंग वाला भी देख लेते हैं। तो रीजनिंग वाले सवाल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है, इसमें सवाल पढ़ लेते हैं। तो 5 खिलाड़ी दिए गए हैं। एक टीम में बाणी है, रानी से बड़ी है, सीता बाणी से छोटी है, परंतु रानी से बड़ी है, नीता मेरी और रानी से छोटी है, रानी मेरी बड़ी है। इस टीम में किसकी आयु 5 के मध्य में है। तो ये सब बड़ी छोटी वाला सवाल है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसमें 5 दिखाया गया है, 5 खिलाड़ी हैं तो 5 बना लेते हैं। तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5वां इधर हो गया। अब इसमें कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ से पकड़ते हैं, 5 खिलाड़ियों की एक टीम में बाणी रानी से बड़ी है। तो बाणी यहाँ लिख लेते हैं, बाणी जो है रानी से बड़ी है। तो अब रानी यहाँ फिर पढ़ लेते हैं। तो बाणी रानी से बड़ी है और सीता बाणी से छोटी है। तो सीता बाणी से छोटी है, तो सीता यहाँ लिखे, तो सीता यहाँ लिख दो, सीता यहाँ लिख देते हैं, बाणी से छोटी है। और फिर कहता है रानी से बड़ी, बाणी जो है रानी से बड़ी, तो रानी यहाँ कर देते हैं इस वाले पे। अब फिर कहता है कि नीता मेरी और रानी से छोटी है। तो नीता जो है मेरी और रानी से छोटी है, तो नीता यहाँ कर देते हैं, नीता, और मेरी यहाँ लिख देते हैं, मेरी यहाँ हो गया। अब ये डायग्राम इसका सेट हो गया। अब इसमें फिर कहता है लास्ट में कि इस टीम में किसकी आयु 5 के मध्य में है, किसकी आयु जो 5 हैं उसमें किसकी मध्य में है। तो 2 इधर से काट दो, 2 इधर से, तो ये रानी जो हो जाएगा, रानी ये सही उत्तर हो जाएगा। और रानी किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। 1 मिनट भैया, रानी जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर पे आ जाते हैं। तो ये है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। कैसे हैं, अन्य 3 से जो है ये भिन्न है।
तो इनको देखते हैं तो ये भिन्न कैसे हैं। तो इसमें दिया है तांबा, दिया है कांसा, दिया है सोना, दिया है यानी स्वर्ण जिसको कहते हैं, और चांदी दिया है। ये सभी धातुएं दी गई हैं। तो कांसा को छोड़कर जो है सभी हैं ये धातुएं हैं, जबकि कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? ये मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। अब बाकी सभी क्या हैं? ये धातु हैं, ये भी धातु है, ये भी धातु है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बी इसका सही जवाब होगा क्योंकि ये मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों वो 48 नंबर दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। तो यह है 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? तो 8 बजे टाइम दिया है, 8:30 पर। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है m बराबर 2/11 और ये होता है 30 t प्लस माइनस थीटा, 30 t प्लस माइनस थीटा होता है। तो m का मान जो है यानी मिनट वाला जो है 30 मिनट दिया है, 30 लिख देते हैं, बराबर है 2/11। उसके बाद यहाँ दिया गया है तो 30 t दिया गया है और प्लस माइनस थीटा दिया गया है। तो 11 को इधर ले आते हैं तो 11 3 33 यानी 330 हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको साफ साफ लिख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ये 30 इधर लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं, 2/11 लिख लेते हैं। उसके बाद ये 30 हो जाएगा, t और प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ इसको यहाँ लाते हैं तो 330 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोस्तों मान रख देते हैं, या टी में यहाँ मान रख देते हैं तो टी वाला 8 बज रहा है। तो 8 3 24 यानी 240 और दूना हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 को दूना करेंगे तो 480 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 2 वाला यहाँ भी गुणा करेगा तो 2 थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 480 में से क्या करते हैं, 480 में से 330 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 यानी ये 150 हो जाएगा। और यहाँ 2 थीटा ऑलरेडी दिया है। अब थीटा बराबर जो मान निकालेंगे तो बटा 2 हो जाएगा, तो ये 75 अंश बिना संदेह आ जाएगा। ये 75 अंश आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। तो 49 नंबर क्वेश्चन के तहत दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन पर विचार करते हुए निर्धारित कीजिए कि कौन सा तर्क जो है प्रबल मजबूत है, कौन सा तर्क जो है मजबूत है। तो मजबूत तर्क हमको देखना है। तो कथन दिया है हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन क्या है? एक सिलेंडर में है। तर्क दिया है हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है। तो हाइड्रोजन को तो जानते हैं कि हाइड्रोजन तरल में भी होता है, गैस में भी होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो तरल में और गैस में दोनों में होता है। तो ऐसे प्रश्न में जो है तर्क जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, या तो फर्स्ट हो जाएगा या सेकंड हो जाएगा, या फर्स्ट हो जाएगा या तो सेकंड हो जाएगा। तो दिया गया है सी ऑप्शन में, क्या कहता है, सी वाला ऑप्शन कहता है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड। इसमें दोनों में से या तो फर्स्ट मजबूत है या सेकंड मजबूत है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, 50 नंबर भगवान भाई, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है ये और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, और ई का ए से क्या संबंध है। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसका दोस्तों देखते हैं पहले, ये बी भाई हैं तो ये है और यहाँ बी बना लेते हैं। तो ये दोनों क्या कहते हैं, भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। अब इनको ऐसे डिनोट कर लो, ये दोनों भाई हैं। फिर कहता है कि ई पुत्री है एफ की, तो अभी तो ये मिलेगा नहीं। तो फिर कहता है एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की, तो यहाँ एफ कर देते हैं। यहाँ एफ हो गया तो ये पत्नी हो गया, इसको ऐसे दिखा दीजिए। अब ये हो गया पत्नी, बी की पत्नी हो गई। अब ये वाला पोर्शन उठा लीजिए। तो ये ई जो है, एक मिनट, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये और भी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, और ई का ए से क्या संबंध है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि ये और भी भाई हैं, तो ए और बी क्या हैं, भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, अर्थात यहाँ लिख लेते हैं भाई, इसको लिख दीजिए भाई। फिर कहता है इसको यहीं छोड़ दीजिए अभी। फिर कहता है एफ पत्नी है बी की, तो एफ जो है पत्नी है, ये बी की पत्नी है, तो यहाँ एफ कर देते हैं, इसको गोल में दर्शा देते हैं, पत्नी है।
प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस कर दो माइनस कर दो। और उसके बाद फिर कहता है यहाँ आते हैं तो कहता है ई पुत्री है एफ की, तो ये जो है इसकी पुत्री हो गई, यहाँ ई पुत्री हो गई इसकी एफ की। अब फिर कहता है और ये दोनों भाई भाई थे, तो ई ए का क्या संबंध है, तो ई का इससे क्या संबंध है, तो ये इसका चाचा हो जाएगा, ये इसकी जो है भतीजी हो जाएगी। तो चाचा ऑप्शन में तो मिलेगा नहीं, भतीजी, हाँ ये भतीजी दिया गया है तो ये इसका हो जाएगा भतीजी, इसका भतीजी हो जाएगा। और साथ ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके जो बच्चे हैं ये भाई हैं, तो इनके ये चाचा हो जाएंगे, इस लड़की के ये चाचा हो जाएंगे और चाचा का जो है ये भतीजी हो जाएगी लड़की। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भतीजी ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 51 नंबर कहता है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है कि उविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो दोस्तों उविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो वो देश था पेरू था। वो क्या था, पेरू देश था, ये आपातकाल की घोषणा करने वाला देश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये दोस्तों है 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये जो है अजीत पवार, अजीत पवार इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन कहता है नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है, तो वो अश्विनी वैष्णव ने किया है। किसने किया दोस्तों, तो अश्विनी वैष्णव ने किया है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है 54 नंबर। 54 नंबर कहता है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था। 54 नंबर कहता है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है, गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये कहता है जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है, तो इसका सही जवाब होगा वो भारत ने जीता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, भारत ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों है 56 नंबर क्वेश्चन। बास्केटबॉल प्रतियोगिता NBA फाइनल्स 2023 का खिताब जो जीता है किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये डेनवर नगेट्स ने जीता है, डेनवर नगेट्स ने जीता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है 57 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाला भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो महिला खिलाड़ी की अगर बात करते हैं तो ये हरमनप्रीत कौर हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, हरमनप्रीत कौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर। 58 नंबर देखते हैं। तो ये दोस्तों है, ये कहता है वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है। तो भारतीय शेरपा दोस्तों जो है वो अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 59 नंबर आता है। 59 नंबर कहता है कि रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिफ्लेक्शन नामक जो पुस्तक है दोस्तों वो नारायणन बागुल हैं, नारायणन बागुल जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला हमारा दिया है 60 नंबर। 60 नंबर कहता है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ऑप्शन दिया है शिवाजी नगर, संभाजी सरस नगर, अहिल्याबाई होलकर नगर या बाला साहेब नगर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मित्रों, ये अहिल्याबाई होलकर नगर इसका नाम जो है रखा गया है, जो कि अहमदनगर उसका नाम था तो उसको बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 61 नंबर। तो 61 नंबर कहता है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी हैं जो पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, तो वो दोस्तों हैं PT ऊषा। कौन है, PT ऊषा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये हमारा 62 नंबर। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य शंघाई महोत्सव मनाता है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य है जो शंघाई महोत्सव मनाता है। तो दोस्तों वो है मणिपुर, मणिपुर है। और ये प्रतिवर्ष 21 से लेकर 30 नवंबर तक का मनाता है। 21 से 30 तक नवंबर, मतलब 21 से 30 नवंबर के बीच में ये जो है शंघाई महोत्सव मनाता है, जो मणिपुर राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है 63 नंबर। तो 63 नंबर कहता है कि भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें।
तो श्याम शरण जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है उसकी पहचान करना है। तो ये हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड इस पुस्तक का नाम है, जो लिखा गया है किसके द्वारा, ये भारतीय अमेरिकी लेखक हैं श्याम शरण के द्वारा लिखा गया है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1952 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा 65 नंबर है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 66 नंबर क्वेश्चन। तो किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है। तो जो दिसंबर 1971 में हुआ है दोस्तों, अर्थात ये संघर्ष जो हुआ है ये दिसंबर 1971 में हुआ है, और भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ है तो इसके परिणाम स्वरूप जो है बांग्लादेश स्थापित हुआ है। तो इसका डेट हो जाएगा दिसंबर 1971 में, अर्थात इसका जो सन होगा 1971 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सही जवाब इसका हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक मिनट, ये चेन्नई जो पड़ता है ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों, ये हमारा आता है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग जो मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश इसका जो है ये हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर देखते हैं। तो 69 नंबर कहता है कि वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। तो ये राजधानी है जुबा। जुबा इसका सही जवाब होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखते हैं। तो 70 नंबर है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है लग्जमबर्ग में है, लग्जमबर्ग में है। ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 71 से 80 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है ये गद्यांश पर आधारित दिया गया है। तो गद्यांश क्या देख लेते हैं। तो गद्यांश है जीवन को सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वो है, अर्थात जीवन में जो सबसे बड़ा कलाकार व्यक्ति है और सफल व्यक्ति है वो है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तनिक भर भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव जो है हमारे अपने बस में हैं, जिन पर हमारी क्या है सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या ना करने का चुनाव, आलस और परिश्रम का चुनाव, और अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारा स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं को भी इसकी संभावनाएं निर्भर करती हैं। तो मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार जो पानी होता है वो सदैव नीचाई की ओर तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। इसका जो है बढ़िया उदाहरण दिया गया है। इसका कारण ये है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और ऊंचाई तरफ चढ़ने पर कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, ओछे वाक्य हमारा जो ध्यान आकर्षित करते हैं, यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा होती है। अच्छे बुरे का ये चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो ये पैसेज था, बहुत ही अच्छा पैसेज है और इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए 71 नंबर का उत्तर दे लिया जाता है। तो सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। तो दोस्तों सफल व्यक्ति की अगर बात करें तो किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है जो व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति उपयुक्त चुनाव करता है, अगर सही समय पर सही डिसीजन लेता है तो वो व्यक्ति सही जो है अच्छे मतलब सफल व्यक्ति माना जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखते हैं। तो कहता है कि कौन सा चुनाव हमारे बस में है। तो चुनाव जो है अच्छी बुरी संगति का है, वो हमारे बस में है, हम खुद से कर सकते हैं। अच्छाई की तरफ चाहें अच्छाई की तरफ चले जाएं, बुरे लोगों की संगत करें तो बुरे लोगों की चले जाएं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 73 नंबर कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है,
तो अच्छी या बुरी संगति है। यही सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर। 74 नंबर कहता है कि पानी की नीचाई की ओर जाना किसका प्रतीक है। तो पानी की जो नीचाई है, मन का बुराइयों की ओर जाना, ये इसका प्रतीक है। मन का बुराइयों की ओर जाना इसका प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 75 नंबर है, ये है सही चुनाव का परिणाम होता है। तो सही चुनाव का परिणाम क्या होता है? सफलता होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दो गद्यांश आते हैं। तो गद्यांश सेकंड देख लेते हैं। जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह एक मनोभाव है। ये जिस व्यक्ति में होता है उसे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने की ललक हिलोरे लेती रहती हैं। प्रत्येक कार्य की सफलता में जो है निमित्त उत्साह एक अनिवार्य मनोभाव है। यदि कार्य अनुत्साह द्वारा किया जाता है तो सफलता संदिग्ध हो जाती है। और बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय में बहुत पहले पहुंच जाते हैं। उनके भीतर ये प्रति उत्कृष्ट उत्साह का द्योतक होता है। उत्साह जीवन में निरंतर एक आशादीप के टिमटिमाते रहने का साधक होता है। और उत्साह ही वो मनोभाव है, उत्साह ही दोस्तों वो मनोभाव है जो मानव के लक्ष्य को भेदने का प्रोत्साहन देता है। व्यक्ति अहर्निश लक्ष्य में संधान करता है, प्रतीची होता है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्याशी का लक्ष्य उसके द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना होता है। वो इसमें कई प्रयासों में सफल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी एकाग्र हो जुटा रहता है। उत्साह के मनोभाव जो हैं उनमें सतत धैर्य और आशा ये संबल का प्रवाह करता रहता है। तो ये तो दोस्तों थे अभी तक ये हमारे गद्यांश। अब गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं, अच्छा अभी थोड़ा बच रहा है। तो ये है, एक उत्साही व्यक्ति परिणाम से कुछ समय के लिए विचलित तो होता है, लेकिन उसे अपने किए प्रयास से इस अवधि में मिले सुकून का सुखद एहसास विस्मृत नहीं होता है। वो नई ऊर्जा उत्साह से पाकर अपने लक्ष्य के प्रति अभिमुख होता है, अर्थात लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और एक न एक दिन उसे अवश्य प्राप्त कर गौरवान्वित होता है। कई बार ऐसा होता है कि विकट परिस्थितियां उसके सफलता में बाधक भी बन जाती हैं, तो वो दूसरा क्षेत्र चुनकर उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। तो उत्साही में जो होता है धैर्य भी होता है, एकाग्रता भी होती है और आशावाद भी होता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कुल होता है, सब होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुत से व्यक्ति समय पूर्व मैच खेलने या परीक्षा देने के समय में बहुत पहले पहुंच जाते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो इसका जो कारण होता है कि वो बहुत अधिक उत्साही होते हैं। बहुत अधिक उत्साह उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, पूरा उनका इंटरेस्ट ही उसी में होता है, तो पहले पहुंच जाते हैं। तो ये इसका उत्साह सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। तो 78 नंबर कहता है अहर्निश शब्द का क्या आशय है। तो अहर्निश शब्द का जो आशय है दोस्तों वो निरंतर से है, अर्थात निरंतर लगातार बढ़ते जाना। तो नेक्स्ट है अब 79 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी बात उत्साही व्यक्ति के विषय में उचित नहीं है। ये निगेटिव पूछा है, उचित नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात वो परिस्थितियों से दूर भागता है और संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा 80 नंबर। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन है। तो इसका जो हो जाएगा ये जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्साह। ये उत्साह जो है सही इसका शीर्षक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 80 का हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो दोस्तों ये रहे आज के 80 क्वेश्चन। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।